जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं सवाल 30 के यूट्यूब क्लास में। ठीक है, आप सभी के समक्ष एक इम्पॉर्टेंट सूचना भी है और इसके बाद हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आपने देखा कि पिछले दिनों बिहार एसआई का फॉर्म आया। अभी जो बिहार ईएसआई का फॉर्म है इन्फोर्समेंट वाला, उसका एग्ज़ाम होना बाकी है। बिहार सचिवालय के भी फॉर्म आने की संभावनाएं बन रही हैं और साथ ही साथ कुछ साइट्स पे यूपी में भी दरोगा के पोस्ट पे यानी यूपीएसआई जिसको हम कहेंगे, लगभग 9,500 से अधिक की वैकेंसी पड़ी हुई है, जो कि किसी भी वक्त फॉर्म ओपनिंग उसकी शुरू हो सकती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो टॉपिक आपका चल रहा है सीक्वेंस में वो चलता रहेगा। साथ ही साथ वैसे टॉपिक्स जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न बनना जरूरी है एकदम, कि अगर पेपर दे रहे हैं तो इनसे प्रश्न होगा, तो वैसे टॉपिक को पिक करके और जो प्रीवियस ईयर के आपके पेपर हैं उनके बेस पर जाते हुए कि किस तरीके का प्रश्न पिछले साल आया, आगे इससे आधारित क्या लिंकिंग प्रश्न बन सकते हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया। ठीक है, और इसी आधार पे हमने आपके सामने एक टॉपिक तैयार किया जिसका नाम है राष्ट्रपति। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, तो आपको भी आइडिया होगा कि राष्ट्रपति एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने राष्ट्रपति को सही तरीके से पढ़ा है तो हो सकता है कि राष्ट्रपति का 2 से 3 वीडियो आपके समक्ष हम लेके आएंगे, जिसमें एक वीडियो फुल आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर आए हुए हैं उनके क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है सुबह में 5 बजे करंट अफेयर्स के वीडियो जाते हैं। ठीक है, और वो वीडियो लगभग 20, 22, 23 मिनट के होते हैं। उनमें हर एक क्वेश्चन का इन डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है और वो एक्सप्लेनेशन करंट के साथ साथ उस करंट से रिलेटेड स्टैटिक के क्या प्रश्न बन सकते हैं उन पर हम ज़्यादा फोकस करते हुए उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। उसके एक्सप्लेनेशन का कतई ये मतलब नहीं होता कि बस हम उसको एक्सप्लेन करे जा रहे हैं। हम उन्हीं प्रश्न को टच करने का प्रयास करते हैं जो आपके एग्जाम में वहां से लिंकिंग फैक्ट्स लेकर के आ सकता है। तो आप उस वीडियो के साथ भी रेगुलर बने रहिए, क्योंकि ये टाइम जो है वो स्टूडेंट के लिए गोल्डन टाइम है, बाकी किसी के लिए समस्या का टाइम हो सकता है। आप अपने घर में रहें, आराम से पढ़ते रहें और अपने आप को इतना अच्छा तैयार कर लें कि जब ये लॉकडाउन खुले तो हमारा भी लॉकडाउन खुल जाए। ठीक है, हम अपने लॉकडाउन का मतलब ये कि अब हम भी ये कहें कि हमें रोजगार मिल चुका है। बहुत दिनों तक हम लॉकडाउन में रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज अपने चैप्टर को, किसको, राष्ट्रपति को। और मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा टाइम मांगूंगा राष्ट्रपति के लिए, तो 50 मिनट। और इसके बाद मैं आपको आश्वासन दिला सकता, क्योंकि गारंटी तो किसी चीज की नहीं दी जा सकती, ठीक, लेकिन एक सकारात्मक आश्वासन दे सकता हूं कि इसके बाद आप राष्ट्रपति के लिए कहीं से भी आपके आए हुए प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठाइएगा और खूब अच्छे से बनाइएगा। ठीक, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। ठीक है, क्योंकि इन चीजों को मैंने भी अपनी डेली लाइफ में उतारा है और मेरे साथ ऐसा हुआ है और वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रीसीडिंग चैप्टर की तरफ। सबसे पहले अपना देश भारत। ठीक है, और भारत है तो बहुत बड़ा जब देश है, जैसे एक परिवार होता है, उस परिवार में बहुत सारे सदस्य हो जाते हैं तो मुखिया चुना जाता है और हर किसी के कार्यों का दायित्व दिया जाता है। उसी तरीके से हमारा संपूर्ण भारत देश एक माने तो बहुत बड़ा परिवार है और इसमें इस परिवार को चलाने के लिए, सबका ख्याल रखने के लिए सिस्टम बनाया गया, तंत्र बनाया गया और उसी तंत्र के हिस्से में अब वो तंत्र क्या कहलाता है, तो वही तंत्र कहलाता है संविधान। क्या कहलाता है, संविधान। जिस तंत्र के हिसाब से पूरा देश चलेगा और सभी के हितों का ख्याल रखा जाए, ऐसा कुछ बनाया गया जिसका नाम क्या दिया गया, संविधान दिया गया। ठीक है, और उसी संविधान के तहत एक पोस्ट ये भी जनरेट किया गया, क्या, राष्ट्रपति। वैसे आपने देखा होगा इसी संविधान के 3 अंग हो जाते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा और एक राष्ट्रपति, लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं राष्ट्रपति का। ठीक है, तो हम बिल्कुल इन पे ही कंसंट्रेटेड रहेंगे और धीरे धीरे पॉलिटी के जो भी मेजर टॉपिक्स हैं उनको हम आपके साथ बहुत जल्द रख देंगे। ठीक है, जहां से कि आप पढ़ के और एक शॉर्ट टाइम में एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हमें भी पता है कि आपका एग्जाम जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति से हम बाहर निकलते हैं शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर बिहार में भी चुनाव है,
तो चुनाव से पहले तो आपको पता ही टेंडेंसी क्या होती है, साथ ही साथ आने वाले दिनों में 1-2 सालों में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव, तो इन दोनों जगह पे वैकेंसी आना सुनिश्चित है, चाहे केंद्र की वैकेंसी भले ही रुकी रहे, ठीक है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति, ठीक है, सबसे पहले कहा गया कि भाई देखो इस परिवार को चलाने के लिए जो नियम बना उसमें एक पोस्ट बनाया गया, क्या, राष्ट्रपति। कहा गया कि एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। लोगों ने कहा कि चलो मान लिया राष्ट्रपति होगा, तो लिख दिया गया कि ठीक है एक राष्ट्रपति होगा। इस बात को कहीं इंगित करना होगा ताकि सबको पता चले कि इनके बारे में क्या है, इनकी विवेचनाएं क्या है, इनका कार्य क्या है। तो इनके लिए एक छोटा मोटा ग्राफ तैयार किया गया और वही ग्राफ हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। जैसे कहा गया कि आर्टिकल 52 के तहत, अब आर्टिकल का जरूरत क्या हुआ, तो जैसे हमने कहा कि संविधान बना, ठीक है, तो संविधान बना तो नियम कानून बना। तो जैसे हम भी अपने कॉपी पे नोट्स तैयार करते हैं ना, तो स्टेप 1 नोट, एक्सेप्शन, इस तरह की बातें लिखते हैं अपने समझने के लिए। ठीक उसी तरीके से चीजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें जो कुछ भी जोड़े गए टर्म वाइज उनको नाम दे दिया गया, किसका, आर्टिकल का, सब आर्टिकल का, अमेंडमेंट का, ठीक है। तो इनको लेकर के बहुत ज्यादा ये नहीं होना कि आर्टिकल ही क्यों हुआ, ठीक। तो उसी के तहत कहा गया कि जो राष्ट्रपति होगा किसका, हमारे अपने देश भारत का, वो अनुच्छेद 52 के तहत होगा और संपूर्ण भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और वो कहा गया किसमें, अनुच्छेद 52 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 52 ये कहता है कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे साथ साथ रिपीट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है, ताकि वीडियो के एंड में हमें ऐसा लगे कि हमने सब कुछ याद कर लिया, ठीक है। तो इतनी बात आपने देखा कि अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब जैसे ही आगे बढ़े तो कहा गया कि ठीक है हमने मान लिया राष्ट्रपति होगा, काम क्या करेगा। किसी को भी अगर आप अपॉइंट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ काम होता है, उसको कुछ ना कुछ दायित्व दिए जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ठीक अगले ही अनुच्छेद में यानी अनुच्छेद 53 में कहा गया कि जो राष्ट्रपति होगा इसका देखिए पावर क्या क्या होगा, ये आदमी है, ये मुखिया है, तो इसका पावर क्या क्या हो सकता है। कहा गया कि संघ यानी केंद्र, संघ जहां भी आपको मिले तो इसका मतलब होता है केंद्र यानी कि संपूर्ण देश, ठीक है। तो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। क्या चीज, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में। अब देखिए यहां कार्यपालिका है, इसी तरह के 3 टर्म आपको आगे चल के मिलेंगे, विधायिका मिलेगा, न्यायपालिका मिलेगा और कार्यपालिका मिलेगा। और इन्हीं तीनों के बल पे हमारा देश चलता है, यानी हर किसी के हितों का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। तो जो कार्यपालिका होगी उसका प्रधान कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति। ये किसमें कहा गया, अनुच्छेद 53 में, ठीक है। और जो ये शक्ति इनको कार्यपालिका के मिली हुई है इसको इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ठीक है। तो जो ये एग्जीक्यूटिव का पावर इनको मिला हुआ है, ठीक, इसका प्रयोग करके वह संविधान के अनुसार उस काम को या तो खुद भी कर सकते हैं या फिर उनके सहयोगी जो अधिकारी होंगे अर्थात जो उनके अधीनस्थ अधिकारी होंगे, ठीक है, उनसे भी वो काम करा सकते हैं। जिस प्रकार से एक परिवार को चलाने के लिए एक मुखिया तय किया गया, तो अगर मुखिया के पास टाइम है तो वो अपना काम कर दिया, या फिर मुखिया को वो काम दिया गया है तो वो कहता है ना किसी एक आदमी को कि ये काम आपको देख लेना है, ठीक उसी तरीके से राष्ट्रपति को पावर मिला किसका, कार्यपालिका का, ठीक है। और कार्यपालिका के तहत जितना कुछ भी काम है वो राष्ट्रपति या तो स्वयं भी कर सकते हैं या फिर वो किसी से कह के, अब कहेंगे किसके, तो जो उनके अंडर में होगा, तो जो उनके अधीनस्थ अधिकारी होंगे उनसे कह के वो काम करा सकते हैं। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब ये तो बात पता चला कि चलिए हमारे देश के एक राष्ट्रपति थे, ये इस काम के लिए आए हुए हैं। आगे कौन व्यक्ति राष्ट्रपति होगा, सब कोई चाहेगा, मैं भी चाहूंगा कि मैं भी राष्ट्रपति बन जाऊं, आप भी देख रहे हैं आप भी चाहेंगे मैं ही राष्ट्रपति बन जाऊं, ठीक। तो उसके लिए देखिए क्या हुआ कि ठीक है कौन राष्ट्रपति होगा और कौन लोग उनको चुनेंगे, इस तरह की बातें सामने निकल के आई। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे होंगे उस टाइम की बात ये हो रही होगी, और आप भी किसी भी चीज को फील करके पढ़ते जाइए। ऐसा नहीं कि हम रटे जा रहे हैं, नहीं, लिंक कीजिए उस चीज को कि इसके बाद क्या हो सकता है, क्योंकि जब आप आर्टिकल याद करते हैं तो भूलने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या बनता है, यही वजह बनता है। तो आपको करना क्या है कि आपको लिंक करना है कि इसके बाद क्या हो सकता था उस स्टेप में, और फिर सोचिए कि ऐसा है कि नहीं है, तब देखिए कितना मजा आता है, ठीक। तो उसी तरीके से हुआ क्या कि कहा गया कि एक राष्ट्रपति होंगे, उनका ये काम होगा। अब कहा गया कि उनको चुनेगा कौन, ठीक, एक राष्ट्रपति होंगे तो कोई तो हो नहीं जाएगा, तो उनके लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया गया, ठीक।
अब ध्यान दीजिए कहा क्या गया अनुच्छेद 54 में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, यहां से भी एक बात ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का क्या होता है निर्वाचन, और बहुत सारे लोगों को राष्ट्रपति क्या करते हैं नियुक्त करते हैं। तो नियुक्ति, निर्वाचन, इन सभी चीजों पे भी ठीक मनोनीत यानी नॉमिनेट करते जो हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना है। यहां से भी प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति होती है, निर्वाचन होता है, मनोनीत होते हैं। तो इन सभी चीजों को भी हम आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे, आप उसे ध्यान देते जाइएगा। तो ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करेगा। कहा गया कि जो राष्ट्रपति होंगे उनको कुछ लोगों का एक ग्रुप होगा, वही उनको चुनेगा। अब वो लोगों का ग्रुप कौन होगा, ठीक। तो कहा गया कि भाई देखो ये नियम किसके लिए बनाया गया, ये नियम बनाया गया पूरे देश के लिए, इस देश में रहने वाले समस्त जनता के लिए, जो लोग हैं, जो पीपल ऑफ इंडिया हैं, उनके लिए बनाया गया। तो कहा गया कि तब बताइए कि क्या ये जो निर्वाचक मंडल होगा वो भारत की जनता होगी। तो कहा गया कि बार बार चुनाव कराना तो पॉसिबल है नहीं, ठीक। तो अपने आप में एक नया कंक्लूजन क्या निकाल दिया गया, इस तरह की चीजें आप सोचें, ठीक, कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं अपने परिवार का मुखिया हूं, तो मैं अपने परिवार की बातों को जान करके और मैं किसी एक्स के सामने रख सकता हूं, ठीक। तो उसी तरीके से कहा गया कि जो ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा वो वैसे लोग होंगे जो जनता के द्वारा चुने गए होंगे। अब देखिए जनता के द्वारा कौन चुना जाता है, तो जैसे हम लोग अपना सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, ठीक है, चुनते हैं ना, तो ये लोग होंगे कौन, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। अब देखिए आपको मैं बताता हूं निर्वाचक मंडल में कौन होगा। तो निर्वाचक मंडल में होंगे लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, कौन, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक। राज्यों के विधानसभा का मतलब क्या, जो हम विधायक जी लोग चुनते हैं ना, ये हमारे एमएलए हैं, ठीक। तो कौन, हमारे एमएलए साहब, यानी कि राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। एक बात और भी ध्यान दीजिएगा कि हमारे देश में, संपूर्ण देश में कुछ भाग राज्य के नाम से और कुछ भाग केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं, और वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उम्मीद करते हैं ये छोटी छोटी चीजें आपको पता भी होंगी, ठीक। बहुत लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश था, 2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गया तो 9 हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार जाके उस चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक। तो आप ध्यान देंगे यहां से कि एक यहां से और भी नया चीज जोड़ा गया, कब, 1992 में। पहले तक तो कहा गया था कि ठीक है निर्वाचक मंडल जो है वही करेगा, और निर्वाचक मंडल में ये लोग थे कौन, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये लोग थे। आगे चल के बात क्या आया कि 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अब देखिए कोई भी चीज बनता है तो उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस भी करते रहने चाहिए, यानी इसीलिए अमेंडमेंट का प्रावधान भी हमारे संविधान में है, ठीक है। और संविधान जिसको हम संविधान संशोधन कह सकते हैं, तो हमारे देश में हमारे देश के संविधान में संविधान संशोधन का भी नियम है, और उसी का उपयोग करके 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये ईस्वी होता है, ठीक है। तो 1992 के तहत कहा क्या गया कि जो दिल्ली और पुदुचेरी है, कौन, दिल्ली और पुदुचेरी, ये हैं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, लेकिन यहां पर भी विधानसभा होती है। जो आपके 8 वर्तमान में जो आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से 2 ये ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा होता है, अर्थात बाकी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है। वहां का शासन व्यवस्था कौन देखता है, तो वहां के शासन व्यवस्था देखते हैं उपराज्यपाल। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि कहा गया कि अगर दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा है तो वहां जो विधायक जी लोग चुन के आते होंगे, जो वहां एमएलए चुन के आते होंगे, उनको तो जनता ही चुनती होगी। तो क्यों न ये लोग भी भाग लें किसके चुनाव में, राष्ट्रपति के, और ये भी बने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के हिस्से में, ठीक है। तो कहा गया बात तो सही है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुदुचेरी के, किसको, दिल्ली और पुदुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य थे, ठीक है, विधानसभा के, उनको भी निर्वाचक मंडल में शामिल कर दिया गया। इतना बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक बात यहाँ पे मैं आपसे और भी साझा करता हूँ, ध्यान देंगे कि आपने अगर थोड़ा बहुत पॉलिटी पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति कुछ लोगों को मनोनीत भी करते हैं,
उनको ये अधिकार है। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, ठीक है, और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को निर्वाचित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, ठीक। तो अब एक बात बताइए कि जिसको हम चुने हैं वही मेरे चुनाव के लिए अगर वोट करने आएगा तो जाहिर सी बात है कि मुझे ही वोट देगा। इसी वजह से जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य हैं, कौन? राज्यसभा में 12 और लोकसभा में कितने? 2 लोग। ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में ये अपना मत नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको खुद राष्ट्रपति मनोनीत किए हुए, और जिसको राष्ट्रपति स्वयं मनोनीत किया वो अगर वोट करने आएगा तो एक स्वाभाविक सा जनरल कॉन्सेप्ट अगर देखें तो वो किसको वोट देगा? जो उसको चुना रहेगा उसी को वोट देगा, और फिर वहां पे उनके वोट का कोई मतलब रहेगा नहीं। इसी वजह से हमारे यहाँ फेयर इलेक्शन हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान ने कहा कि हमें जो ये मनोनीत सदस्य हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, उनको नहीं अधिकार दिया जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जाकर के राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट देने की, ठीक। अब एक एक लाइन को बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारा प्रयास होगा कि हर लाइन में एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के में प्रश्न के तौर पे पूछा गया है उसे यहीं पे समाहित करते जाएं, ठीक है। तो कौन भाग नहीं लेगा? तो जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेंगे। अब कौन भाग नहीं लेगा? तो आपको पता होगा कि राज्य में 2 चीजें होती हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधानसभा तो भाग ले लिया, तो बचा कौन? विधान परिषद। तो विधान परिषद भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत नहीं देगा। कौन? विधान परिषद। और कौन? जो मनोनीत सदस्य हैं वो, यानी कि ये 2 लोग, एक मनोनीत सदस्य और एक विधान परिषद के सदस्य, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, अर्थात ये निर्वाचक मंडल के हिस्सा नहीं होंगे, ठीक। तो आपको इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक। तो हम चल रहे थे अनुच्छेद 54 तक, हमने अपनी बातों को क्लियर कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे आर्टिकल 55 यानी कि अनुच्छेद 55 में, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पे लिखा हुआ कि राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है, ठीक। एवं राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विभाग माननीय उच्चतम न्यायालय देखते हैं। अब इस चीज को समझते हैं, ये क्या कहना चाहता है, ठीक। अब जैसे हमने आपके साथ अभी अभी एक बात कहा कि डायरेक्ट जनता वोट तो करती नहीं है राष्ट्रपति को, कौन करते हैं? तो जो उस क्षेत्र के हेड होते हैं, जैसे विधायक जी हो गए, जैसे सांसद महोदय हो गए, ठीक, ये जाते हैं वोट करने। तो एक बात यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि मान लीजिए आप ऐसे जगह से आते हैं जहां पे कि आपके संसदीय में सिर्फ 4 लाख वोट है, और एक ऐसा जगह है जहां के संसदीय क्षेत्र में 6 लाख वोट है, ठीक है। तो अब देखिए कि हम कह रहे हैं कि हम जनता के प्रतिनिधि बन के जा रहे हैं, तो जहां जितना ज्यादा पॉपुलेशन वहां का पावर उतना ज्यादा, और जहां जितना कम पॉपुलेशन वहां का पावर उतना कम। ऐसा हो सकता है, ठीक। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट वे में जनता ही वोट कर रही है, ठीक। क्यों? क्योंकि वही सदस्य वोटिंग में भाग ले रहे हैं जो जनता के द्वारा चुने हुए हैं, ठीक। तो इसी वजह से कहा गया कि भाई वोट फेयर हो, जो राष्ट्रपति को वोट मिले उसमें सभी जनता की भागीदारी बराबर हो, उसके लिए क्या किया जाए? तो कहा गया कि हम पहले ये सर्वे कर लें कि किस क्षेत्र में कितना वोट है जनता का, ठीक है। तो पता चला कि चलिए भाई हम लोग यहां से, तो यहां 6 लाख है और किसी एक्स जगह पे 4 लाख है। तो कहा गया कि वहां का वोट 1 गिना जाएगा, तो यहां का वोट 1.5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेशियो देख लीजिए 2:3 है ना, तो वहां अगर 1 होता है तो वहां का यहाँ का 1.5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के पॉपुलेशन में 3/2 टाइम्स का डिफरेंस है। क्लियर है ये बात? तो इसी वजह से ये प्रोसेस लाया गया। कौन सा? कहा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोटिंग होंगे उनका जो वैल्यू आएगा वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार पाएगा। अर्थात हमारे सांसद महोदय अगर 6 लाख लोगों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उनका वोट 6 लोगों के प्रतिनिधित्व के बराबर माना जाएगा, और एक सांसद महोदय जो है वो अगर 3 लाख के लोगों का वोट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उनका 3 लाख के वोट के बराबर माना जाएगा। अर्थात हमारे सांसद महोदय का वोट 2 काउंट किया जाएगा तो उनका वोट 1 ही काउंट किया जाएगा। क्लियर? और यही चीज बताता है कौन? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक। अब यहां पे एक बात और भी आप ध्यान देंगे, इस चीज को हम थोड़ी देर के लिए आपको रोकते हैं अभी कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवाद को उच्चतम न्यायालय देखता है। इस चीज को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं।
अब एक बात यहां पे समझिएगा जो मैंने नोट करके यहां लिखा है, ठीक, कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है एवं 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत इसे 2026 तक के लिए निर्धारित किया गया। इसका मतलब क्या है? अब एक बात यहां पे ध्यान दीजिएगा कि हम जिस संसदीय क्षेत्र से आते हैं वहां 6 लाख वोट है और आप जिस संसदीय क्षेत्र से आते हैं सपोज करते हैं 3 लाख वोट है। आपके सांसद महोदय का वोट 1 काउंट किया जा रहा है, मेरे सांसद महोदय का वोट 2 काउंट किया जा रहा है। आपके सांसद महोदय चाहेंगे कि हम पावरफुल बने, उसके लिए क्या कहेंगे? अपने जनता को कहेंगे कि भाई जितना पॉपुलेशन बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, आप जितना पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। उससे फायदा क्या होगा सांसद महोदय को? उनके क्षेत्र की डेंसिटी जितना ही बढ़ेगी, किसकी? पॉपुलेशन डेंसिटी जितना ही हाई होगा उनके लिए उतना ही फायदा, ठीक। तो वो क्या कहेंगे? अपने गांव के लोगों, अपने क्षेत्र के लोगों को प्रमोट करेंगे, आप पॉपुलेशन बढ़ाइए, आप पॉपुलेशन बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि उनके वोट का पावर बढ़े। वो जब वोटिंग करने जाएं तो उनके वोट का पावर क्या हो? बढ़ता जाए। और यही चीज हुआ हमारे देश में, ठीक है। और यही वजह है कि 1971, यहां जो मैंने अभी लाइन लिखा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य है कि 1971 की जनगणना द्वारा आधारित जनसंख्या पे ही आपका वोटिंग आधार माना जाएगा। इसका मतलब क्या था कि देखा गया कि जब से राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक, जब से हमारा संविधान बन गया है और हम एक प्रॉपर वे में चले, हर क्षेत्र में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। हर क्षेत्र में जनसंख्या बहुत तेजी से ग्राफ बढ़ने लगा। इस चीज को देख करके समस्या भी है कि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी गरीबी बेरोजगारी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। उस समय की तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है। उन्होंने इस चीज को समझा और इसके पीछे के मूल कारणों को भी समझा। तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने ये पाया कि समस्या ये है कि वोटिंग राइट की वजह से भी बहुत सारे प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लोगों को प्रमोट कर रहे हैं इस चीज के लिए, और ये आगे चल के हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। उन्होंने तुरंत एक संविधान संशोधन के तहत, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कहा कि ऐसा है कि इससे जो अभी इस साल जनगणना वर्ष चालू हो रहा है 1971 का, ठीक है, तो ये जो 1971 का जनगणना वर्ष है यही बेस होगा। यानी कि आज 1971 के जनगणना के अनुसार जितनी जनसंख्या जिस क्षेत्र की है उसका वोटिंग राइट उतना ही होगा। इसके बाद आपके क्षेत्र की जनसंख्या बढ़े या घटे उससे आपके वोटिंग राइट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका फायदा ये हुआ कि अब जो प्रतिनिधि थे उनको लगा कि अब इससे हमें, इनके पॉपुलेशन से हमें कोई फायदा ना होकर के नुकसान ही है। क्यों? क्योंकि ये अधिक लोग हैं तो उनके लिए काम तो हमको अधिक करना पड़ेगा, बदले में बेनिफिट कुछ आना नहीं है। और ध्यान दीजिए कि इसी चीज की कॉन्सेप्ट पर आगे चल के हमारा अपना देश भारत विश्व में सबसे पहले लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बताया, ठीक है। फैमिली प्लानिंग के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने दुनिया को बताया तो वो अपना देश भारत है, ठीक है। तो यहां से देखिए आपके लिए प्रश्न क्या बनेगा? आपके लिए प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनगणना वर्ष, जो निर्धारित जनगणना वर्ष है जनसंख्या के लिए, वो कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा 1971, ठीक है। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। ईस्वी क्या था? 1976, ठीक है। और जनसंख्या वर्ष क्या था? तो जनसंख्या का जनगणना वर्ष था 1971। तो अगर जनगणना वर्ष का है 1971, क्या कहेगा? 1971, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन जब हो रहा तो उस समय की ईस्वी थी क्या? 1976, लेकिन जनगणना वर्ष क्या था? 1971, क्योंकि आपको पता है कि हर 10 साल पे जनगणना होता है, हर साल तो जनगणना होता नहीं है। तो इस चीज को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये बात यहां तक आपके लिए क्लियर हुआ। अब देखिए कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो चुनाव में तो नॉर्मल सी बात है कि लोग कह देते हैं कि भाई वो गलती कर रहे हैं, सामने वाले गलती कर रहे हैं, यहां गलती हो गई। तो इस तरह के चुनाव संबंधी विवाद अगर कोई खड़े होते हैं, ठीक है, यानी कि ये कोई कहे कि नहीं फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, मेरे अधिकारों का हनन हो गया, तो भाई उसी के लिए तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट बनाए गए हैं। कोई भी कोर्ट, न्यायालय क्यों बनता है? क्योंकि जो आम जनता उसको न्याय मिले, ठीक। तो अब होगा क्या कि भाई ये बात राष्ट्रपति के लिए हो रही है, किसी आम लोगों की बात हो नहीं रही,
तो इसीलिए कहा गया कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो वो कहां देखा जाएगा? उच्चतम न्यायालय यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास ही डायरेक्ट हो जाएगा। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद है, कोई भी किसी भी तरीके का, तो वो कौन देखेगा? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखेगा। कौन देखेगा? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखेगा। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। यहां से भी 2-3 बार प्रश्न बने हुए हैं और हमने हर एक लाइन को लिखते वक्त यही प्रयास किया है कि हर लाइन से आपके एक प्रश्न बने जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आगे ध्यान देंगे, अगला अनुच्छेद 56 की बात करते हैं, यानी 56 की। उसमें क्या कहा गया? जैसे हमने कह दिया यहाँ पे कि भाई एक राष्ट्रपति होगा, लोगों ने कहा चलो ठीक है मान लिया। काम क्या होगा? हमने बताया कि जो कार्यपालिका का काम होगा वो राष्ट्रपति करेंगे। हमने कहा चलो वो भी समझ गए। लोगों ने कहा कि ठीक है, इनको चुनेगा कौन? हम लोग या कोई और? तो बताया गया कि नहीं, आप ही के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो इनको चुनने का काम करेंगे। लोगों ने कहा चलो ये भी ठीक है। फिर ये भी बताया गया कि देखिए अगर आपको लगेगा कि नहीं चुनाव सही नहीं हुआ तो उसका निपटारा भी करने के लिए एक बॉडी है जो सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। लोगों ने कहा ये भी बहुत अच्छा काम है। ये भी बताया गया कि देखिए देश में हर एक व्यक्ति के वोट का अधिकार उन तक पहुंचाए जाने के लिए हमने एक तरीका बनाया है, क्या? अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, लोगों ने कहा ये भी बहुत अच्छा चीज है। आगे बढ़े तो लोगों ने पूछा कि ठीक है, ये जो चुने जा रहे हैं महोदय, जो राष्ट्रपति साहब हैं, वो जो चुने जा रहे हैं ये कितने दिन तक काम करेंगे? क्या एक व्यक्ति चुन दिया गया वही हमेशा तक चले जाएगा? तो लोगों ने बताया कि नहीं, इनकी अवधि होगी कितने साल की? 5 साल की। यानी एक बार अगर ये चुने जाते हैं तो अपने पद पे कब तक बने रहेंगे? 5 साल तक। अगर ये कोई गलत काम या देश विरोधी काम नहीं करते, क्योंकि देश विरोधी काम करने की स्थिति में इन पे महाभियोग लगा करके इनको हटाने का प्रावधान भी हमारे संविधान में है। ठीक, लेकिन अगर ये ईमानदारी पूर्ण बने रहते हैं अपने पद पे तो 5 साल तक इनकी पदावधि होगी। लोगों ने कहा ये भी सही है। तो उसमें देखिए हमें स्पष्ट रूप से समझाने के लिए क्या कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित होता है, ठीक है, तो वो जिस दिन निर्वाचित होगा उस दिन से लेके 5 वर्ष पूरे होने तक वो अपने पद का अधिकारी होगा। अर्थात वो उस पद पर बने रहेगा। इतनी बात बताई गई। क्लियर है? तो ये बात थी यहां तक के लिए। अब ध्यान देंगे, ये प्रश्न आपके एग्जाम में कम से कम मैंने 7 से 8 बार आपके पेपर में देखे हैं। तो इससे आप ध्यान देंगे कि ये ऑप्शन में आता है कि कब तक बने रहेंगे। ये नहीं पूछता है कि उनका कार्यकाल क्या होता है 5 वर्ष, ये नहीं आता है प्रश्न। प्रश्न आएगा कि राष्ट्रपति अपने पद पर कब तक रहेंगे। ठीक, जिस तारीख से चुने गए हैं उस तारीख से लेके 5 साल तक की अवधि तक रहेंगे। और ये हूबहू ऑप्शन में आपको दिखा हुआ मिलेगा। तो आपको ये ट्रिक लगाना है। आगे अब इसी का देखिए, ये मैंने सब आर्टिकल लिख रखा है। आप इस सब आर्टिकल को याद करें या ना करें, इससे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वो मैंने आपको एक समझने के तौर पे लिख रखा है सिर्फ। ठीक, लेकिन यहां से रिलेटेड इस लाइन से प्रश्न बनता है, जैसे क्या कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा। जैसे मान लीजिए 5 साल के लिए चुन लिया गया, लेकिन उसको लगे कि नहीं मैं ये काम जो मुझे मिला हुआ है मैं नहीं कर सकता, या फिर कोई प्रॉब्लम हो। ठीक, तो मान लीजिए कि वो चाहते हो कि मैं अब इस पद को छोड़ दूं, तो पद को छोड़ना चाहेंगे तो उसके लिए बताया गया कि ठीक है, ये इस पद को स्वेच्छा से चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, जिसको त्याग कहते हैं। ठीक है, तो कहा गया कि अगर आप स्वेच्छा से इस पद को छोड़ना चाहते हैं तो इसका जो आपको लेटर देना होगा वो किसको देना होगा? उपराष्ट्रपति को, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को। जिस तरीके से राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक है, ठीक, पहला नागरिक है, ठीक है, उसी तरीके से उपराष्ट्रपति उनके ठीक नीचे यानी दूसरे पायदान पे है। तो राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देंगे तो किसे देंगे? वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को। और अब यहां से 2 क्वेश्चन में आपके लिए और बना देता हूं। एक, हमारे जो राष्ट्रपति वर्तमान में आज के तारीख में, यानी आज तारीख है 20 अगस्त 2020, तो आज के तारीख में हमारे राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। तो रामनाथ कोविंद अगर चाहेंगे त्यागपत्र देना तो किसको देंगे? जो अभी वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, उनको देंगे। अब यहां से प्रश्न क्या बनता है कि राष्ट्रपति का क्रम कौन सा है? जैसे मान लीजिए पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे है, उसी तरीके से ये जो हैं वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब आते बात कि वेंकैया नायडू हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो किस नंबर के हैं? तो वो हैं 13वें नंबर के। इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं आज से 2 साल पहले का पेपर देख रहा था बिहार एसआई का, 2 साल नहीं
लगभग 3-4 साल हो गए होंगे, ठीक है। हाँ, इस वाले के ठीक पहले के पहले आया था, यानी 4 साल लगभग, जो 2017 के लगभग में वैकेंसी आई थी उसमें मैंने देखा था। तो उसमें था कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी, तो वो 12वें नंबर के राष्ट्रपति थी, ठीक। तो इस तरीके से इनके रैंकिंग से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे अब कि कहा गया क्या कि राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहें तो वो उपराष्ट्रपति को देंगे। किसको? उपराष्ट्रपति को। और ये कहा गया अनुच्छेद 56 के 1 के क के तहत। अब उपराष्ट्रपति को जैसे ही वो लेटर मिलेगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दिए हैं, वो तुरंत कहां जाएंगे? लोकसभा अध्यक्ष के पास। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। तो अगर रामनाथ कोविंद अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो वेंकैया नायडू को देंगे, और वेंकैया नायडू इस बात की तुरंत सूचना देंगे। किसको? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को, और जो भी जिस समय का लोकसभा अध्यक्ष रहेगा उसको देंगे, ठीक। और ये बात क्या गया अनुच्छेद 56 के 2 के तहत। तो इतनी जानकारी आपको राष्ट्रपति से मिलती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते हैं इसी में, ठीक। अनुच्छेद 57 ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति पद के पुनः निर्वाचन के लिए किसी व्यक्ति के पात्रता को निर्धारित करता है। अब जैसे त्याग पत्र दे दिया उन्होंने, तो कोई नया भी आएगा, तो वो जो नया आएगा तो वो किस किस क्राइटेरिया को पूरा करते होना चाहिए उसको बताया जाएगा ना। तो उसके तहत देखिए यहां पे तो कहा गया कि राष्ट्रपति पद के पुनः निर्वाचन के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता निर्धारित करता है। कौन? अनुच्छेद 57। आगे बढ़ेंगे इसी में तो अनुच्छेद 58 मिलेगा, ठीक। और अनुच्छेद 58 में क्या बताया जाता है कि राष्ट्रपति होने के लिए क्या क्या मापदंड है। पहला, और यहां से भी प्रश्न 2-3 बार बने हुए, हालांकि अब मुझे नहीं लगता ये ट्रेंड होगा प्रश्न का। पहला कि भारत के नागरिक होने के साथ साथ उनकी आयु कितना होनी चाहिए? 35 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, ठीक है। तो और राष्ट्रपति के लिए कितना है? 35 वर्ष है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, और कभी भी आपको कोई चीज आता है तो इसी तरीके से लिंक करते चलिए, ठीक। तो 35 वर्ष हो। दूसरी बात क्या कहा गया कि जो क्राइटेरिया लोकसभा अध्यक्ष, इसके अलावा यानी कि भारत के नागरिक होने के और 35 वर्ष की आयु के अलावा जो क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, किसको? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, ठीक है। क्या? लोकसभा के सदस्य बनने के लिए वो क्राइटेरिया पूरा करना होगा, ठीक है। किसको? राष्ट्रपति को। तब जाकर के वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले पाएंगे, ठीक। एक बात और भी ध्यान देंगे कि इतना तो लगभग सबको ही जो संसद तक पहुंचने के काबिल है, मतलब इतनी ही क्राइटेरिया तो आम है, लगभग लोग पूरा कर लेंगे। तो सबको ही राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जाएगा, कहेगा मुझे राष्ट्रपति बनना है। मेरी भी चूंकि बहुत ज्यादा है नहीं, 15,000 की फी देनी होती है और वो नॉमिनेशन में चले जाते हैं। तो हुआ कि भाई इस तरह से तो बहुत भीड़ लग जाएगा। तो एक यहाँ पे और भी टर्म्स जोड़ा गया। क्या कहा गया कि इतना होने के अलावा अगर आप राष्ट्रपति के लिए नामांकन कराना चाहते हैं, ये तो नामांकन कराने की शर्त है, इसके अलावा अगर आप नामांकन कराने आते हैं तो इतना चीज अगर होगा तो आएंगे। अगर आते हैं तो उसके बाद आपको करना क्या होगा कि अपने साथ 15,000 का एक डिमांड ड्राफ्ट बना के लाना होगा। एक 15,000 का डिमांड ड्राफ्ट बना के लाना होगा। ये भी बहुत लोग लेके जा सकते हैं, ठीक। इसके बाद कहा गया कि इतना ही नहीं, साथ ही साथ आपको अपने साथ 50 प्रस्तावक, क्या 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक लेकर के आना होगा, ठीक है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक लेके आना होगा। अब ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आम आदमी नहीं होते हैं कि किसी भी 50 आदमी को उठाया और कहा कि चलो दिन के 500 रुपए देते हैं, चलो मेरे प्रस्तावक और मेरे अनुमोदक बन जाना। ये कौन होते हैं? ये वो व्यक्ति होते हैं जो आपके निर्वाचक मंडल में भाग लेंगे, अर्थात जो आपको वोटिंग करने वाले होते हैं। तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको पहले ही बताना होता है कि देखिए इतने लोग अभी भी मेरे फेवर में हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपको आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक और 15,000 की राशि अगर लेकर के अगर आप पहुंचते हैं तो आप राष्ट्रपति के नामांकन की शर्तों को पूरा करते हैं और आप नामांकन में शामिल हो सकते हैं। अब देखिए इसके अलावा आगे एक प्रश्न यहां से एक प्रश्न बनेगा। वो प्रश्न क्या बनेगा कि
एक प्रश्न यहां से ये बनेगा कि राष्ट्रपति की जमानत जब्त हो जाती है कब? तो राष्ट्रपति की जमानत राशि जो है वो जब्त कर ली जाती है कब? जब जितना भी वोट पड़ा, मान लीजिए कि टोटल 6 वोट पड़ा, तो 1 वोट मिलना चाहिए, कम से कम 1 वोट मिलना चाहिए। अगर आपको एक भी वोट नहीं मिला, यानी कि 1/6 वोट नहीं मिला, तो आपने जो जमानत राशि 15,000 रुपये दी हुई है वो आपको नहीं मिलेगा। अदरवाइज अगर आप 1/6 यानी 1/6 वोट लेकर के आते हैं, जितना वोट डाला गया है, ठीक, अगर 600 वोट डाला गया तो आपको भी 100 वोट मिलना चाहिए। तो अगर आप 1/6 वोट लेकर के आते हैं तो उस स्थिति में आपकी जमानत राशि जब्त नहीं की जाएगी। अदरवाइज आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी कब? अगर आप 1/6 वोट लेकर के नहीं आते हैं। किसका 1/6? तो जितना वोट पड़ा है उसका, ये नहीं कि जितने वोटर हैं उसके। हो सकता है बहुत लोग वोट भी तो नहीं देने जाते ना, तो आपको क्या होना चाहिए कि जितनी वोटिंग पड़ी है उसका 1/6 वोट एटलीस्ट मिलना चाहिए, अदरवाइज आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। इतनी जानकारी आपको यहां तक प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 59, ठीक है। तो यहां पे जो है 59 वो क्या बताता है कि यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया। अब इसका मतलब क्या हो कि जैसे मान लीजिए आपको अभी हाल ही फिलहाल की घटना बताते हैं, हमारे राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद। ये इससे पहले क्या थे? तो ये इससे पहले राज्यपाल के पद पे थे। क्या थे? राज्यपाल के पद पे थे। चुनाव हुआ, ये जीत गए। कहां चले गए? राष्ट्रपति बन के दिल्ली। तो जिस राज्य में ये राज्यपाल के पद पर थे, क्या जिस राज्य में ये राज्यपाल के पद पे थे, अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रश्न देता हूं, चूंकि आप जाएं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बारे में पढ़ें, हमारे देश के पहले नागरिक हैं, तो ये कहां के राज्यपाल थे? राष्ट्रपति बनने से पहले ये कहां के राज्यपाल थे? इस चीज को आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कि ये जिस राज्य के राज्यपाल थे, अब जीतने के बाद ये तो चले गए राष्ट्रपति बनने, तो क्या ये राष्ट्रपति के पद पे भी रहेंगे और राज्यपाल के पद पे भी? नहीं। जैसे ही ये राष्ट्रपति का पद ग्रहण किए, यह समझा जाएगा कि इन्होंने अपना जो पिछला पद था, ठीक, उसको इन्होंने रिक्त कर दिया, अर्थात छोड़ दिया, अर्थात त्याग दिया है, ठीक है। साथ ही साथ यहीं से एक बात और भी ध्यान दीजिएगा कि जो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जाएगा या फिर जो कोई व्यक्ति अपना नॉमिनेशन के लिए जाएगा राष्ट्रपति के लिए, ठीक, तो वो एक काम करके जाएगा कि वो किसी भी सरकारी लाभ, वो किसी भी तरह के लाभ के पद पे नहीं होगा। अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो वो पहले रिजाइन करेगा, तब जाएगा कहां? फॉर्म भरने राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ठीक, अपना जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो भरने जाएगा। लेकिन 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे और भी हैं, ये कि अगर वो व्यक्ति पहले से विधायक है, सांसद है, किसी राज्य का राज्यपाल है, तो ये सभी पोस्ट लाभ के पद पे नहीं माने जाते हैं, अर्थात इन पदों पर रहते हुए वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है। अगर वो किसी गवर्नमेंट जॉब पे है तो उसको अपने जॉब को रिजाइन करना होगा, लेकिन अगर वो किसी भी संसदीय क्षेत्र का या फिर किसी भी क्षेत्र का एमएलए है, किसी भी राज्य का राज्यपाल है, तो इस तरह के पोस्ट जो हैं वो लाभ के पद पे नहीं काउंट होते, तो यहां वो रहते हुए राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन में अपना फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो इतनी जानकारी थी आपको यहां से। एक बात यहां पे देखिए, मैंने आपको बताना भूल गया कि यहां पे जैसे मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 53, ठीक, तो अनुच्छेद 53 का सब आर्टिकल जो 2 है, ठीक है, वो क्या कहता है? जैसे यहां कहा गया कि कार्यपालिका की शक्ति किसमें होगी? राष्ट्रपति में, ठीक। तो यहीं पे आगे देखिए इसका सब आर्टिकल 2 क्या कहता है कि संघ के रक्षा बल, यानी कि जो भी केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, ठीक है, तो जो केंद्र के रक्षा बल हैं उनका सर्वोच्च समादेश यानी सुप्रीम कमांड कौन होगा? राष्ट्रपति में ही निहित होगा, ठीक। जैसे जो आप एयरफोर्स, आर्मी, नेवी देख रहे हैं, ठीक, तो इनका जो सुप्रीम होता है वो कौन होगा? आपके राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। तो इतनी जानकारी थी आपको।